हे व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी के बारे में। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमिक टेरिटरीज ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर, वेदर बाय इंडियन और फॉरेनर। मतलब कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हुई है किसी इकोनॉमिक टेरिटरी में ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि किसी कंट्री की अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, तो उनकी जो पूरी मनी वैल्यू होती है, टोटल मनी वैल्यू होती है, वही क्या होती है, जीडीपी होती है इन अ पर्टिकुलर ईयर। चाहे वो इंडियन के द्वारा बनाई गई हो, चाहे वो किसी फॉरेनर के द्वारा, अगर इंडिया की टेरिटरी के अंदर वो बनाई गई है तो वो जीडीपी कहलाएगी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी जिनका प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया के अंदर, चाहे वो इंडियन के द्वारा किया जा रहा हो चाहे किसी अदर कंट्री के मेंबर्स के द्वारा, लेकिन अगर इंडिया के अंदर उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी टोटल मनी वैल्यू जो होगी उसी को कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको कैलकुलेट करने के लिए तीन डिफरेंट वेज हैं, यानी जो इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियन होते हैं वो उनको तीन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए तीन डिफरेंट मेथड है। पहला है एक्सपेंडिचर, दूसरा है इनकम, तीसरा है प्रोडक्शन। एक्सपेंडिचर में जितनी भी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हुए हैं उनको जो इंडिया के अंदर जितने लोग खरीद रहे हैं, द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग परचेज्ड विद इन द कंट्री, ठीक है। और साथ में जो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है उसको एक्सपोर्ट करके जो उससे पैसे मिलते हैं वो, यानी कि टोटल जो इंडिया के लोग खरीद रहे हैं वो और साथ में जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो, उन टोटल करके दोनों का वो होगा एक्सपेंडिचर। सेकेंड वन इज इनकम। इनकम का मतलब द इनकम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस विद इन द कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी इनकम और बिजनेसेस से जितनी भी इनकम आती है वो सारी जो होगी वो जीडीपी होगी। और तीसरा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को जैसे डेफिनेशन में भी बताया गया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ एवरीथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, मतलब जितनी भी चीज़ें कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुई है उनकी मार्केट वैल्यू। अब बात करते हैं एनडीपी के बारे में। एनडीपी जिसका मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो जीडीपी आती है उसमें से डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, यानी कि एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, जिससे हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल सकता है। अब बात करते हैं जीएनपी के बारे में, जिसका मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री इन अ गिवन ईयर। मतलब जो कंट्री के लोग प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो उसी कंट्री में रह के प्रोड्यूस करें चाहे अब्रॉड जाके प्रोड्यूस करें, तो उनसे जो प्रोडक्शन होता है उनकी मनी वैल्यू जो होती है उसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे इंडिया के लोग इंडिया के बाहर जाके जो प्रोडक्शन करते हैं तो उसका पैसा जो इंडिया में आता है तो वो आएगा आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो उस कंट्री में रहें चाहे ना रहें। सो जीएनपी को निकालने के लिए हम जीडीपी को प्लस कर देंगे इनकम फ्रॉम अब्रॉड से, यानी अब्रॉड से जो इनकम आ रही है उसको प्लस जो कि कंट्री की जीडीपी है उसको टोटल करने के बाद जो मिलता है वो होता है जीएनपी। और साथ ही साथ जो इंडिया में फॉरेनर आके प्रोड्यूस करते हैं, जो वो पैसा अपनी कंट्री में भेजते हैं, तो वो जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो जीएनपी में ऐड नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम फ्रॉम फॉरेनर्स। एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इसको फाइंड करने के लिए जिस तरह से हम जीडीपी में डिप्रिसिएशन फाइंड करते थे एनडीपी निकालने के लिए, उसी तरह एनएनपी निकालने के लिए जीएनपीसी में डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ये मॉनेटरी पॉलिसी वैसी पॉलिसी होती है जो कि किसी सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाई गई होती है। तो इंडिया में रिजर्व बैंक ही जो पॉलिसी बनाता है उसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसके अंदर रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर एटसेट्रा बहुत सारे पार्ट हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी के। तो इसमें हम ये देखेंगे रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, सीआरआर क्या है और एसएलआर। सबसे पहले बात करते हैं हम रेपो रेट के बारे में।
रेपो रेट, जिसका मतलब होता है रीपर्चेज ऑप्शन रेट। तो इसका एग्जांपल लेके समझते हैं कि जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है और हमारे बैंक में कोई पैसा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि बैंक से लोन ले लेते हैं और उसके बदले में बैंक को क्या करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। उसी तरह जब बैंक्स को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो आरबीआई से लोन लेता है और उस लोन के बदले वो इंटरेस्ट पे करता है। जो इंटरेस्ट वो पे कर रहा है उसी को कहते हैं रेपो रेट, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पे कर रहा है वो कहलाता है रेपो रेट। रेपो रेट से किसी इंडिविजुअल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो जैसे आरबीआई जब रेपो रेट को अपने बढ़ा देता है तो वो बैंक वाले जो होंगे वो उनसे थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा पे करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से जो बैंक से लोन लिया होता है वो इंडिविजुअल को भी इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना होगा अपने बैंक को, यानी कि जो आरबीआई पैसा दिया है, जो इंटरेस्ट ले रहा है वो अगर बढ़ा देता है तो बैंक अपने कस्टमर से जो इंटरेस्ट ले रही है वो उसको बढ़ा देती है। तो इसका इफेक्ट इंडिविजुअल्स के ऊपर भी पड़ता है। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो के बारे में। रिवर्स रेपो यानी कि जब बैंक में जो सारे काम काज हो गए, जो जितने सारे पैसे कलेक्ट होना था हो गए, अब जो पैसे जो एक्स्ट्रा बचते हैं तो वो पैसे वो क्या करता है, बैंक आरबीआई के पास जमा कर देता है। आरबीआई के पास जब जमा कर देता है तो उस अमाउंट पे आरबीआई उनको इंटरेस्ट देता है। तो ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये होता है रिवर्स रेपो, इसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। इंडिया में जितने भी बैंक काम काज कर रहे हैं, जितने भी बैंक चल रहे हैं, उनके लिए बहुत से नियम बनाए गए हैं, जो कि नियम वो आरबीआई बनाता है। तो हर बैंक को अपने टोटल कैश रिजर्व का एक फिक्स्ड रेशियो रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, इसी को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। बात करते हैं CRR के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो। तो इंडिया में जितने भी बैंक कामकाज कर रहे हैं उनके लिए बहुत से नियम बनाए गए हैं और ये सारे नियम जो है वो आरबीआई बनाता है। तो आरबीआई इसी तरह एक नियम ये बनाता है कि जितने भी बैंक हैं हर बैंक को अपने टोटल कैश रिजर्व का एक फिक्स्ड रेशियो वो आरबीआई के पास यानी रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है, इसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और इस पर बैंक जो है कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, यानी कि जो रिजर्व बैंक को वो जमा कर रहा है CRR में तो उसके लिए कोई रिजर्व बैंक उसको इंटरेस्ट नहीं देता है। और आरबीआई ने ये रूल इसलिए बनाया है ताकि जिससे कि सभी बैंक, जो भी बैंक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर ग्राहकों को पैसे निकालने की ज़रूरत पड़े तो उसमें देने में दिक्कत ना हो, ताकि वो देने से मना ना कर सके। नेक्स्ट है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये ऐसा डिपॉजिट होता है जो बैंक अपने पास रखता है और इतना डिपॉजिट रखने के बाद ही वो जो है लोन प्रोवाइड करता है। तो ये गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में भी होता है। अगर हम CRR और SLR में डिफरेंस देखें तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो CRR है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा होता है और जो SLR है वो बैंक खुद अपने पास रखता है, पर ये लॉक्ड होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि अगर कोई बैंक मुश्किल सिचुएशन में फंस जाता है तो रिजर्व बैंक जो होता है वो SLR की हेल्प से उनके कस्टमर्स को कुछ हद तक उसकी भरपाई करने में मदद कर सकता है।